अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, आज अपने इस मौजू के ऊपर जब बात करेंगे और यकीनी तौर के ऊपर वज़ीर आज़म के जो मुआवनीन खुसूसी हैं उनके एहसास और उनकी शहरियत के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ हम जो अपनी एक तहकीकाती स्टोरी है लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी कराची की, उस पर भी हम जो प्रोग्राम करते हैं और उसके हवाले से जो हम एक्सक्लूसिव स्टोरी कर रहे हैं, आज सिर्फ इतना बताएंगे कि इन तमाम इस मामले के ऊपर ना ही हम पीछे हटे और इस स्टोरी के पीछे जो किरदार जिनके बारे में हमने तस्करा किया, यह तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद हम इस मामले से पीछे हट गए हैं या फिर इस मामले को नजरअंदाज कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइंदा हफ्ते हम इसी स्टोरी के ऊपर मजीद एक्सक्लूसिव चीजें और लेकर आएंगे और डीजी जो लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी कार्रवाई ना करने के हवाले से और जो इकदाम उन्होंने उठाए, अगर जिन अफराद के खिलाफ जो कार्रवाई की वो आज भी वहां पे मिट्टी चोरी और दीगर मामलात में उसी तरह से मुलव्विस है जो हमारी इतलात हैं आज की तारीख में भी, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लीक टेप्स और ऑडियो टेप्स हमारे पास हैं जो एक्सक्लूसिवली हम ये बताएंगे और दिखाएंगे कि अब तक जिन किरदारों के खिलाफ हमने निशानदेही की उनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हुई वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। आइंदा इतवार को जो हमारा प्रोग्राम होगा वो एक्सक्लूसिव होगा तमाम उन किरदारों के हवाले से भी, और इसके अलावा वो किरदार जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने शायद इस चीज को नजरअंदाज कर दिया है, तो उनको भी हम इसके अलावा दीगर किरदारों के साथ दोबारा एक्सपोज करेंगे कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। आते हैं अपने मौजू की तरफ और बात करते हैं कि मुआवनीन खुसूसी वजीर आजम के जिनकी दोहरी शहरियत, जिनके असासे और इसके साथ साथ काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा है इसी के ऊपर के वजीर आजम के जो मुआवनीन खुसूसी हैं जिनमें से अब जो क्लैरिफिकेशन है वो भी आना शुरू हो गई है। उसमें जो मुआवनीन है उनकी क्लैरिफिकेशन उनकी सामने आ रही है। किसकी दोहरी शहरियत है, पीआर कार्ड जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसके हवाले से किसी ने कहा कि जी हमारी शहरियत नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, किसी ने कहा जी सिर्फ हमारे पास ग्रीन कार्ड है। तो इसी तरह के मामलात और इसके ऊपर जो शोर शराबा, और दूसरी जो आज बात करेंगे जिसमें पाकिस्तान टेलीविजन की जो टीवी लाइसेंस फीस है जो बिलों के अंदर लगकर आती है वो 35 से 100 रुपए किए जाने के हवाले से भी बात करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि जब वजीर आजम इमरान खान जब वजीर आजम नहीं थे वो इस मौजू के ऊपर क्या बात करते थे, वो क्या कहते थे, और अब उनके दौरे हुकूमत के अंदर ये सब जो इजाफा हो रहा है वो अद्वियात की कीमतों में इजाफा, जो स्कैंडल्स, क्योंकि असल जो इशू है वो ये कि जो तादाद मुआवनीन की है वो ऐसी ऐसी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से जो मसाइल इस हुकूमत को दरपेश हैं वो इसी वजह से ही है। एक क्लिप है जो इमरान खान साहब की क्लिप है और गैर मुंतखब लोगों के हवाले से, पहले वो क्लिप सुनवाते हैं और फिर अपने मेहमानों का आज हम तारुफ कराएंगे। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जिसने अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। यानी आप इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्तियां चला के आए। मैं तो कहता हूं जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं वो भी बेच के पाकिस्तान आए। बड़ा क्लियर स्टांस था इमरान खान साहब का डुअल नेशनैलिटी के हवाले से। इस पर बात करते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार मुर्तजा सोलंकी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ साथ सीनियर सहाफी तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफी मुजर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिये के लिए, आपका बहुत शुक्रिया मुजर अब्बास साहब। मुर्तजा सोलंकी साहब आपसे आगाज करते हैं, जरा सा क्या इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए कि वजीर आजम ने अपने मुआवनीन खुसूसी और इस हुकूमत के अंदर उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से उनके एसेट्स मंजर आम पर आ गए और लोगों को आज पता चल रहा है कि जो मुआवनीन हैं उनके एसेट्स क्या हैं, उनकी शहरियत क्या है। इस इशू को, इस स्टेप को आप अप्रिशिएट करेंगे या फिर आप ये समझते हैं कि दोहरी शहरियत के हामिल जो लोग हैं वो ना सिर्फ कैबिनेट का तो हिस्सा चले ठीक है लेकिन स्पेशल असिस्टेंट्स भी नहीं होने चाहिए? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस चीज की तारीफ करूं। जो इमरान खान का पहले मौकफ था जो अभी आपने सुनवाया उसकी तारीफ करूं, या अभी जो उन्होंने अपनी ही बात की जो एक तरह से नफी की है और उसकी तारीफ करूं। और ये सबको पता है कि ये बहुत दबाव के बाद 2 साल के बाद
ये तफसीलात सामने आई हैं, क्योंकि हर रोज लोग जो है वो खान साहब का मुंह चिढ़ाते थे, मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी। उसके नतीजे में ये चीज सामने आई है। जो अहम बात है वो ये है कि मैं ये नहीं कहता कि जो लोग उनकी काबीना में हैं, चाहे वो गैर मुल्की शहरियत रखते हैं या दूसरे मुल्कों की रेजिडेंसी उनके पास है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला है। लेकिन बात यह है कि हमारे कानून में कुछ मसाइल हैं। जो लोग गैर मुल्की शहरियत रखते हैं वो पार्लियामान के रुकन नहीं हो सकते, और क्योंकि ये पार्लिमानी जमहूरियत है तो उसमें काबीना तो उसका एक बिल्कुल क्रीम होती है पार्लियामेंट की, हुकूमत की। तो उसमें ये एक तजाद है, या तो फिर ये जो पार्लियामान की जो रुकनियत में ये जो शर्त है, अब आप ये देखें कि नून लीग के, पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो उनकी जो मेंबरशिप थी पार्लियामेंट की वो खत्म की गई। सेनेटर्स भी थे, शाहिद खाकान अब्बासी की बहन थी और इसी तरह से दूसरे लोग थे। तो एक तो ये जो तजाद है इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन मुआवरीन की दोहरी शहरियत के हवाले से तो कोई मजाका नहीं है। देखें, आपको याद होगा कि शुजात अजीम साहब होते थे पिछली हुकूमत में, वो एडवाइजर थे, फिर एडवाइजर से हटाए गए, फिर वो स्पेशल असिस्टेंट बनाए गए, और फिर उन पर इतना दबाव आया कि फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। और उस वक्त यही पीटीआई उस वक्त बगले बजा रही थी। तो बात यह है कि ये जो तजाद है ये खत्म होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट में जुल्फी बुखारी का जो केस है वो भी सबके सामने जी बिल्कुल है, वो केस है, सामने है, लेकिन ये मैं इसी तजाद की बात कर रहा हूं कि जुल्फी बुखारी जो है वो तो कोई ग्रीन कार्ड या कोई परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, उनके पास तो शहरियत है दूसरे मुल्क की। और चाहे आप उनको स्पेशल असिस्टेंट रखें या एडवाइजर रखें, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि इमरान खान की काबीना में जो किचन कैबिनेट है, जो बहुत ज्यादा जो अहम लोग समझे जाते हैं, उनमें जुल्फी बुखारी शुमार होते हैं। कोई उनका फॉरेन विजिट नहीं होता जिसमें कि जुल्फी बुखारी साथ न हो। तो ये जो तजाद है ये खत्म होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी जो हुब्बुल वतनी है वो मशकूक है, लेकिन फिर ये सहूलत फिर पार्लियामान के अरकान को भी दें। ये सिर्फ उनके जो काबीना के अरकान हैं उन तक क्यों महदूद है? और फिर खान साहब को कौम से माजरत भी करनी चाहिए कि जो मैं पहले कहता था वो गलत था, और अब जो है वो मुझे समझ आ गई है कि मेरी जमात के अंदर जो है वो इतने अहल लोग नहीं थे, तो इसलिए मैंने इंपोर्ट किए। ठीक है, मैं मजहर अब्बास साहब आपकी तरफ जरा आता हूं। इस चीज को जो बात तजाद की है, आज वो चीजें जो इमरान खान साहब के लिए दुरुस्त है, माजी की हुकूमत में वही चीजें गलत थी। ये तजाद आपके नजदीक आपको क्यों लगता है, क्या लगता है आपको कि ये तजाद क्यों करे? वैसे जो चीज पहले जिस पे वो क्रिटिसाइज करते थे, आज वही काम खान साहब की अपनी हुकूमत में वही काम हो रहे हैं। जी मुझसे क्या पूछ रहे हैं रफाई? जी मजहर अब्बास साहब, आपसे मेरा सवाल। अच्छा, देखिए, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगले इतवार को ज़रूर आपका वो शो देखूंगा जो लियारी डेवलपमेंट के हवाले से। वैसे तो कराची की डेवलपमेंट के हवाले से भी बहुत से मसले मसाइल हैं, लेकिन खैर वो देखते हैं कि कितनी उम्दा आपने यकीनन मेहनत की होगी और कर रहे होंगे। मजहर अब्बास साहब, इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ यकीनी तौर पे। आप अगर गुज़िश्ता इतवार के प्रोग्राम्स देखें तो मेरे बड़े किरदारों को बेनकाब किया उसके अंदर। बस वो मसला ये कि हमारे केबल पे नहीं आता। चले, ये हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को जरूर ये बात जो है वो आगे तक हम पहुंचा देंगे, और अब आप तक वो क्लिप का लिंक भी हम भेज देंगे आपको। देखिए असल जो इस वक्त जाहिर है आपका सवाल इसके दोहरी शरीयत के हवाले से, जिस तरह मुर्तज़ा कह रहे थे, एक उसूल तय कर लें कि दोहरी शरीयत हो या ओवरसीज पाकिस्तानियों का इलेक्शन लड़ना हो या वोट कास्ट करना हो। वोट कास्ट करने की तो अब इजाज़त दे दी है, इलेक्शन लड़ने के मसले मसाइल हो, एक उसूल तय कर लें और उसूल पे फिर कारबंद हो जाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। असल मसला किसी की दोहरी शरीयत जाहिर है कोई जुर्म नहीं है, असल मसला दोहरी शरीयत रखना नहीं है, असल मसला चीज़ों को छुपाना है। और जब वज़ीर आज़म ने खुद ये उसूल तय कर लिया था
कि वो जब हुकूमत में आएंगे तो वो इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो आज वो क्या वजूहत हैं जिसकी बिना पे उनको ये इसमें रिलैक्सेशन करनी पड़ी सारे उसूल में। ठीक, वैसे तो मुर्तज़ा उनसे माजरत का कह रहे थे, लेकिन चले माजरत नहीं, मसला ये है कि अगर माजरत पे आएंगे तो वो उनके तो दर्जनों बयानात हैं, तो किस किस पर माजरत करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि अगर उनमें से कुछ लोगों ने इसकी तरदीद की है, यानी जिस तरह मोईद यूसुफ हैं, नदीम अफजल चंद हैं, इवन शहबाज गुल साहब ने भी कहा कि उनकी कोई शहरियत नहीं है अमरीकी। तो सवाल ये है कि जिसने नोटिफिकेशन जारी किया तो पहली क्लैरिफिकेशन या कंफर्मेशन या कॉन्ट्रडिक्शन उनकी तरफ से आनी चाहिए। और चाहे वो चंद साहब हों या मोईद यूसुफ साहब हों, वो फिर उनको एड्रेस करें कि ये आखिर जिस तरह पायलट के केस में हमने पायलट्स के केसेस में देखा, इस केस में भी अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरी अहम बात यह है कि चूंकि एक उसूल ये तय है कि जी जिसकी दोहरी शहरियत होगी वो मिनिस्टर तो बन नहीं सकता, लेकिन इवन एडवाइजर और कैबिनेट में बैठना भी जो है बुनियादी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के भी खिलाफ होता है और एक जो आपने क्राइटेरियन तय कर लिया उसके भी खिलाफ है। ठीक, बाकी वो बहुत काबिल आदमी हो सकता है, वो आपके थिंक टैंक का हिस्सा हो सकता है। यानी ये सारे लोग जो दोहरी शहरियत रखते हैं या अगर क्वालिफाई नहीं करते तो इनका एक थिंक टैंक बना दें आप। थिंक टैंक में वो काम करते रहे। बेशुमार लोग हैं बेशुमार पाकिस्तान में लोग हैं जिनकी दोहरी शहरियत है, जिन्होंने कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में और कई ममालिक में ली हुई है उसके। लेकिन आपको अपना इनपुट दे सकते हैं। लेकिन मजहर अब्बास साहब, एक बड़ी कैबिनेट भी तो है ना, एक और चीज भी है कि एक बड़ी कैबिनेट भी आपके पास है। यही कैबिनेट के ऊपर इमरान खान साहब माजी की हुकूमत पर बड़ी तनकीद करते थे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इमरान खान के बुनियादी उसूलों के खिलाफ थी। ये वो सारी बातें हैं जिस पर इमरान खान बहुत वाज़े पोजीशन लिया करते थे। ये वो सारी बातें हैं जिसके बारे में इमरान खान माजी की हुकूमतों को तनकीद किया करते थे और उन पर इल्ज़ाम तराशी करते थे। वो सारे उसूल जिसको वो बेउसूली कहा करते थे वो अब उनके विजन का हिस्सा बन गए हैं। अब वो इनका दिफा करते हैं, उनके वज़रा उसका दिफा करते हैं। तो ये जो एक बड़ा तज़ाद है इमरान खान की इस पूरी पॉलिटिक्स का, ये उनके हुकूमत के आने के बाद बहुत वाज़े तौर पर खुल गया है कि कहाँ आप क्या कहा करते थे अपने वोटर से, आप किस को किस लक़ब से नवाजा करते थे, और आज खुद आप वही चीज़ें कर रहे हैं जिसको आप गलत कहा करते थे। और तो आप कहते थे कि आपने, जिसमें अभी हम डिस्कस करेंगे जो पीटीवी का मामला है, जी हाँ, उनका विजन था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, और मैं उनके विजन से एग्री करता था। ये भी उनका विजन था कि पीटीवी को बीबीसी के मॉडल पर रन करना चाहिए, ये उनके इस विजन से भी मैं एग्री करता था। ये भी उनका विजन था कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार और ताकतवर मीडिया होना चाहिए। लेकिन वो सारी चीज़ों में जो यू टर्न आया है, उससे फिर जब आप इतना ज़्यादा यू टर्न ले लें कि आपकी बुनियादी पॉलिटिक्स ही बदल जाए, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि या तो आप वहाँ गलत थे या आप आज गलत हैं। ठीक है मजहर साहब, इन्हीं चीजों के ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे और पीटीवी को इन डिटेल भी जरा लेकर आएंगे। नासिर बेग चुगताई साहब को जो है वो गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सर, ये फरमाइएगा कि तजादात की बात हो रही है और इतने तजादात, जिस तरह से मजहर साहब ने कहा कि वो यू टर्न्स पे यू टर्न्स, और उसकी भी जस्टिफिकेशंस आ गई माजी के अंदर। सवाल ये है कि इतनी बड़ी कैबिनेट और फिर स्पेशल असिस्टेंट्स आपके जो मुआवनीन खुसूसी हैं, तो क्या इलेक्टेबल्स के अंदर जो इलेक्टेड आपके मेंबर्स हैं, क्या उनमें टैलेंट की कमी है, क्या उनके अंदर कोई उनके काम की कमी है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, जो आपने इतने मुआवनीन की जो फौज है वो अपने पास आपने भर्ती कर ली? अच्छा, मैंने तीनों हजरात की गुफ्तगू सुनी। मज़हर तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुर्तज़ा साहब से मेरी अकीदत है, आपसे मेरा प्यार है, आपको पता है। और तीनों की गुफ्तगू के बाद मुझे मुर्तज़ा बरलास साहब का एक शेर याद आ रहा है, हमारे कौल और फेल में तज़ाद कितना है, मगर ये दिल है कि खुश इत्तेकाद कितना है। अब देखिए, हमने तमाम गूगल सर्च कर लिया, हमने तमाम नेट सर्च कर लिए,
हमने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की, बहुत अजीज प्राइम मिनिस्टर हैं हमको, और उनके लिए तो कराची में जब इंतखाबात हो रहे थे तो एक अजीब मंजरनामा होता, तो उनको हमने बोलते हुए सुना, कहते हुए सुना, हमने उनको ख्वाब दिखाते हुए सुना, हमने उनको एक अजीब सा मंजरनामा पेश करते हुए सुना। ख्वाबों की तस्सीम के लिए उनको वोट दिए गए। जितने भी वोट पड़े, ये बात अलग है कि बाद में कुछ वोट इधर चले गए तो उनकी हुकूमत बन गई, अगरचे हुकूमत बन नहीं पा रही थी, लेकिन ये कि जो कुछ अब हो रहा है वो उनके कहे हुए के बरक्स हो रहा है। कौल फेल का तजाद, कोऑग्रेटिव डिसोनेंस हमने पढ़ा था जर्नलिज्म में एक ज़माने में, वो हमारे सामने अब आ रहा है कि वो होता क्या है कि मैंने जो कहा था वो था ना, कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट, ये वही सूरत हाल है। अब ये जो है कह रहे थे कि ये तमाम बाहर जो लोग मौजूद है उनको पाकिस्तान आना चाहिए और अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो सरमाया पाकिस्तान लाना चाहिए। ये कर ले प्राइम मिनिस्टर साहब एक हुक्म के तहत तमाम एडवाइजर्स से और तमाम पीआरसी पर हैं, रेजिडेंसी पर हैं, ग्रीन कार्ड पर है या पासपोर्ट पर है, कहें कि जी भाई आप एक काम करें कि या तो ये रखे नौकरी आप, या आप सब कुछ बेच बाच के नीलाम करके पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा करा दें, पैसे आपके होंगे, जमीने मीने वो भी बेच दें आप। इतना बड़ी, मतलब एक बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि इतने अरबपति होते होंगे यकीनन जिनके दिल में खौफ खुदा होता होगा, अवाम का प्यार होता होगा, लेकिन ये अरबपति, इनको नहीं पता कि अगर 1% आप टैक्स बढ़ा रहे हो पेट्रोल के ऊपर तो उसका असर क्या होगा, और इनको अंदाजा ही नहीं होगा इस बात का, क्योंकि उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गैस का बिल अगर 18,000 रुपये आ गया 3,000 के बजाय, मैं कहाँ जाऊँगा, उनको फिक्र नहीं पड़ेगी, उनको तो ज़ाहिर है अनलिमिटेड उनको चीज़ें हासिल है, तो उनके दिल में वो एहसास भी। फिर सबसे अहम बात कि आपका जो सिक्योरिटी का स्पेशल असिस्टेंट है या जो भी है, वो सियासी राब्तों का जो मुआवन खुसूसी है, वो दोनों गैर मुल्की है, मतलब उनके मुफादात गैर मुल्क में भी है। तो अब सिक्योरिटी और सियासी राब्ता और मईशत और ये और वो, अब्दुल हफीज शेख भी पाकिस्तान में नहीं रहते थे, कहीं और रहते थे। स्टेट बैंक के गवर्नर साहब भी मिस्र से आए अपना वहाँ प्रोग्राम पूरा करके, और मिस्र की हालत आप देख लें आप। तो ऐसी क्या मजबूरी है वैसे वजीर आजम साहब को जो ये स्पेशल असिस्टेंट्स के जरिए काम चलाया जा रहा है? मैं ये जरा जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब को कौमी असम्बली पर कोई एतबार नहीं, मेरा ख्याल है कौमी असम्बली में जो उनके अरकान हैं उन पर कोई एतबार नहीं है, क्योंकि उनके दिल में ये बात है कि उन पर मुसल्लत किए गए। फिर ये कि दोस्तियां हैं पुरानी, ये पुरानी दोस्तियां हैं, बहुत कहते थे ना कि आप ये कह रहे हैं कि ये इनकम्पिटेंट है, फिर इसका मतलब तो ये अखज़ किया जाए। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो इमरान खान साहब अपने कौल फेल से बता रहे हैं मुझे कि कौमी असम्बली वाले इनकॉम्पिटेंट हैं। दूसरे ये बहस कर रहा था कि ये पुरानी दोस्तियां हैं, या नदीम बाबर से या अब्बास से या किसी और से दोस्ती आज की नहीं है। ये बताते हैं वो लोग कि जब प्राइम मिनिस्टर आते थे हम हमारे यहाँ तुम ये करते थे वो करते थे, तो पुरानी दोस्तियां हैं। तो दोस्ती निभाने के भी तरीके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं, जैसे जियाउल हक को आया करते, तो वो दोस्ती भी निभा रहे, दुश्मनी भी निभा रहे हैं वो। और ये बड़ी अजीब गरीब बात मुझे लगती है कि कौमी असम्बली में एक रुकन बेजरर सा होता है, उस पर तो पाबंदी है कि आप दूरी शरीयत नहीं रखते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो बैठे, जो बजट बना रहे हैं, जो सिक्योरिटी देख रहे हैं आपकी, जो आपके पॉलिटिकल राब्ताकार हैं, जो दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, ये आपने जो बात की है इसके ऊपर इसी गुफ्तगू को मजीद जरा आगे बढ़ाएंगे। आने वाले जो बहरान, आने वाले जो इस मुल्क के अंदर इस हुकूमत ने जिन बहरानों का सामना किया और जिन इशूज के ऊपर तहकीकाती कमीशन और दूसरी चीजें बनी हैं, जो जहां पे की पोजीशंस के ऊपर जो लोग हैं, क्या इन्हीं की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं और ये बहरान दर बहरान इसी वजह से हमें फेस करने पड़े? कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और खास तौर के ऊपर जो बात हमारी चल रही है इसके ऊपर भी जो ब्रेक पे जाने से पहले सवाल उठाया था इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन साथ में आपको जरा वो क्लिप भी सुनवा दें जो इमरान खान साहब ने माजी में जब वो वजीर आजम नहीं थे टीवी लाइसेंस फीस के हवाले से क्या उनके ख्यालात थे, उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। तो आपके बिलों से हर महीने पैसा कटता है टीवी का, हर साल 10 अरब रुपया 1000 करोड़ रुपया इनकी जेब में जाता है। कभी किसी ने पूछा कि ये 1000 करोड़ रुपए से क्या कर रहे हैं? क्या ये पीटीवी के ऊपर खर्च हो रहा है? ये पैसा किधर जा रहा है? तो नए पाकिस्तान में एक शौर रखने वाली कौम ये डिमांड करेगी हुकूमत से, हम केस करेंगे, हम बताएंगे कि हमारा पैसा बताओ किधर जा रहा है। हर साल 10 अरब रुपया पीटीवी को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं पीटीवी से पूछता हूं और पीटीवी का जो एमडी है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है। जब 35 रुपए थी तो इमरान खान साहब के मुताबिक ये 10 अरब रुपए की आमदन थी, जिसपे वो कह रहे हैं कि मैं ये पूछूंगा। ये अब तकरीबन 28 अरब से ऊपर की ये आमदनी होगी। इस पर जरा बात करेंगे। मजहर अब्बास साहब, पहले मैं आपका जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं इस चीज के ऊपर कि जो ये स्पेशल असिस्टेंट्स की जो तैनाती है और ये इन चीजों के ऊपर जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या जो आज जिस मुल्क में जो बहरान जो चीजें हमने देखी हैं, क्या आप समझते हैं कि इनकी जो ये रखे हैं स्पेशल असिस्टेंट्स मुख्तलिफ की पोजीशंस के ऊपर, ये इनकी वजह से, बिकॉज इनको तो कहीं जवाब भी नहीं देना, ये अवामी नुमाइंदे तो हैं ही नहीं, ये अवाम के वोट से तो आते ही नहीं है। जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि जी जो गैर मुंतखब अफराद हैं वो आते हैं और फिर बैग उठा के चले जाते हैं। देखिए फरीद, इसमें दोनों चीजें हैं। मतलब ऐन मुमकिन है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों उनकी कैपेसिटी जो है वो वैसी नहीं हो जिस तरह की कैपेसिटी एक टेक्नोक्रेट की होती है, लेकिन फिर आप ये नहीं करते कि आप उनको इतनी इम्पोर्टेंस दे जाएं कि बिल्कुल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हेल्पलेस हो जाए उनके हाथों। आप उनसे उनका काम लेते हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्पेशल, अगेन मैं कहूँगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसको स्पेशल असिस्टेंट बनाएं, आप एडवाइज़र बनाएं, आप इस हद तक चीज़ें कर जाएं, इतने ज़्यादा वो ताकतवर हो जाएं कि फिर दूसरे मिनिस्टर्स ये फील करना शुरू कर दें कि जी हम तो किसी काम के नहीं हैं, हमारा तो जैसे कोई इनपुट ही नहीं है। तो वो जो फीलिंग है वो बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंची कि कैबिनेट में बहुत से लोग फट पड़े और उन्होंने कहा वजीर आजम पे, और ये जो डिक्लेरेशन वाली बात है ये यहीं से आई उसमें, और वो आज भी कहते हैं कि जी इमरान खान के जो क्लोजेस्ट लोग हैं, और इसमें यही नहीं है कि वो सिर्फ अपने काम में बहुत अच्छे हों, उनमें से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के जाती दोस्त हैं। अब यही एनबीसी साहब ने यही वाली बात की है कि दोस्तियां भी बड़ी अच्छी निभाई हैं खान साहब ने। यही बुनियादी एतराज आसिफ अली जरदारी साहब पे भी था, उन पे भी यही एतराज था कि वो अपने करीब तरीन लोगों को नवाजते हैं, और ये खासी हद तक दुरुस्त था ये बात। अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आपको कोई बहुत अच्छे जिस तरह स्टेट बैंक का गवर्नर हो या इससे पहले अताबिया को लेकर आए थे और लोगों को लेकर आए थे, वो अपनी अपनी फील्ड के बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन फिर आप उनका एक थिंक टैंक बना दें और उस थिंक टैंक की जो भी रिकमेंडेशंस हो उसको आप अमली जामा पहनाएं। लेकिन इस हद तक इमरान खान वो आगे चले गए हैं कि जहां उनके मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो उनके सामने भले बहुत खुलकर नहीं बोले, लेकिन वो प्राइवेटली ये बात करते हैं कि जी ये तो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये अनइलेक्टेड डेमोक्रेसी आ गई है कि इसमें हमारी कोई से नहीं है, ना हमारी पंजाब का चीफ मिनिस्टर कोई बात सुनता है, ना केपी का चीफ मिनिस्टर कोई बात सुनता है, और जब हम फेडरल कैबिनेट में जाते हैं, फेडरल मिनिस्टर के पास जाते हैं, एडवाइजर के पास जाते हैं, तो वो हमारी बात नहीं सुनते। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप। जबकि मजहर साहब, नदीम बाबर साहब जो कि पेट्रोलियम के ऊपर है, अभी रिसेंट जो पेट्रोलियम क्राइसिस है पूरे मुल्क ने उसका सामना किया, तो इस चीज को उससे भी जोड़ा जा रहा है कि नदीम बाबर साहब को भी जो उनको जो नजर करम है और जो क्राइसिस हुआ उस सारी चीज को, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जो क्राइसिस है उसमें भी तो जोड़ा जा रहा है। देखिए, एक क्राइसिस नहीं है,
पिछले साल से जो क्राइसिस मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, दवाओं की कीमतें बढ़ी, पता चला दवाओं का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया, लेकिन फिर उसको दबा दिया गया, उसको पब्लिक नहीं किया गया, ना दवाओं की कीमतें कम आई, सिर्फ ये हुआ कि एक मिनिस्टर को हटा के पार्टी हैंडओवर कर दी गई उसको, यानी इससे पार्टी सेक्रेटेरिएट में बैठा दिया गया। इसी तरीके से चीनी का स्कैंडल देखें, बहुत अच्छी बात है, आपने इंक्वायरी करवाई, इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक की, लेकिन उस रिपोर्ट को पब्लिक करने से एक आम आदमी को क्या फायदा होगा अगर चीनी की कीमत बढ़ती रहे और जो असल लोग हैं उनको सजा नहीं मिले। फिर इसी तरीके से आटे का क्राइसिस आया, फिर इसी तरीके से पेट्रोल जो है जब सस्ता हुआ तो नायाब हो गया और जब महंगा हुआ तो बाजियाब हो गया। अब नायाब होने में और बाजियाब होने के दरमियान जो है वो तावान पेश किया जाता है और बाजियाबी के लिए, तो अब वो तावान कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और अल्टीमेटली ये जाएगी सबके सब कप्तान के ऊपर, ये बात उठेगी फिर अल्टीमेटली कप्तान के ऊपर। इसलिए कि अगर टीम खराब परफॉर्म करे, अगर टीम के खिलाड़ी मुख्तलिफ स्कैंडल्स में मुलव्विस पाए जाएं, तो फिर बात जाती है कप्तान के ऊपर और फिर बात जाती है उनके ऊपर जो कप्तान को सिलेक्ट करते हैं, जो कप्तान को नॉमिनेट करते हैं। यानी ये मैं क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूं, लेकिन यही चीजें हैं कि इमरान खान साहब को यही समझने की जरूरत है कि अगर इतनी सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो या तो वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट करें लोगों को, भले वो रिस्क लें, भले अपनी गवर्नमेंट का रिस्क ले लें। तो अगर वो ये रिस्क लेते हैं तो फिर इमरान खान हिस्ट्री में जाएंगे कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों को सेक्रीफाइस ठीक है। एनबीसी आपसे उसूलों को सेक्रीफाइस, ठीक है एनबीसी आपसे जरा इसी चीज के ऊपर कि कप्तान की बात आ गई है। कप्तान तो ये कहते थे कि अगर आपका लीडर टॉप टियर जो है वो टॉप, आपका कैप्टन ठीक है तो फिर आपकी टीम भी बड़ी बेहतरीन होगी। तो कैप्टन तो आ गए, कप्तान भी मौजूद है, तो फिर टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है? कतई जरूरी नहीं है। सरफराज बहुत अच्छा कप्तान था, उसको चीफ सेलेक्टर ने, गलबा मैनेजर ने भी हटा दिया और उसके बाद आप देख लें टीम की परफॉर्मेंस, और उसके बाद देख लें लंदन की सूरत हाल क्या है। लड़के अनफिट हो रहे हैं, खुशदिल खान अनफिट हो गया, आज हाथ उसका टूट गया, इतना एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया उसके ऊपर। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक होती है अहलियत, एक होती है नाअहलियत, एक होती है नालायकी। मैं एक मिसाल दूंगा आपको, पूरी मिसालें आपके पास है, हेस्को, पेस्को, डेस्को, ये केई वाली। केई में जो कुछ हुआ है 2 साल में, वो जाहिर है मुआवने खुसूसी का सिलसिला है और या मुशीर का सिलसिला है। उसमें वजीर तवानाई जो इंतहाई अजीब से इंसान है, फील्ड मार्शल के पोते हैं और एक वजीर खारजा के बेटे हैं, और खड़े होकर परसों चिल्ला रहे थे पार्लियामेंट के अंदर कि किसी मुल्क हमारे मुल्क में किसी जगह लोड शेडिंग है ही नहीं, कतई लोड शेडिंग नहीं है। तो ये नाइलियत की आला मेराज। और आज जब उनकी वजारत तवानाई ने सिंध के खिलाफ एक रेफरेंस वाला बयान जारी किया है, तो वो बहुत खतरनाक है, मुल्क के लिए खतरनाक है, सूबों के आपस के ताल्लुकात के लिए खराब, ये खराब कर देंगे पाकिस्तान को। आज उन्होंने कहा है कि सिंध ने कभी पाकिस्तान के मुश्तरका मुफाद देखे, तर्जुमान ने कहा वजारत तवानाई की, और ये जाहिर कौन है आपको पता है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि बिजली की वो भाई आप पैसे ले रहे हो बिजली के, एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो, मजीद 2 रुपए 89 पैसे आप चार्ज करने वाले हो हमसे, कराची वालों से, और दूसरे शहरों में ये सूरत हाल है बिजली के रेट्स की। ये है गंदम की कीमतें हैं, आटे की कीमतें हैं। आज अगर आप, अभी खबर चल रही थी, टमाटर 140 रुपए किलो, लहसुन 200 रुपए किलो, मुझे तो खैर पता नहीं था इसका, लेकिन ये अगर ये तो जैसे अभी ईद उल अज़हा करीब आएगी तो इसके अंदर कीमतें पूरे और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएंगी और नायाब भी शायद हो जाए और बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये नायाब वायाब नहीं, कामयाब नहीं, नायाब नहीं, नादिर हो जाएंगी। लोग तोहफे में दिया करेंगे, 2 टमाटर तोहफे में सालगिरह पर, वो काट लें आप उसको। ये जो सूरत हाल है ये बड़ी गंभीर है। इसमें एक बात मुझे जो खतरनाक लग रही है, और सोलंकी साहब भी जानते हैं, मजहर साहब भी जानते हैं,
जब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बयान आता है कि सूबा ये कर रहा है, सूबा मुश्तरका मफादात पर अमल नहीं कर रहा और सूबा गलत काम कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो फिर सूबाई तासुब पैदा होता है। ठीक है। सूबाई तासुब पैदा होने का एक और मैं आपको बताऊं कि जब आप एनसीओसी वाले अपनी फिगर्स जारी करते हैं तो उसमें रिकवरी फिगर क्यों नहीं होती, उसमें पेशेंट के डिस्चार्ज होने की फिगर क्यों नहीं होती, उसमें लोगों के सेहतियाब मतलब डेथ टोल इस्लामाबाद का आप देख लें और आप केपीके का देख लें, इस्लामाबाद वाले बेहतरीन काम कर रहे हैं, केपीके वाले कुछ नहीं कर रहे, तो ये सब मुशीर हैं, ये वजीर कोई इसके अंदर नहीं है। तो मुझे तो खतरा ये है कि ये कोई बड़ा फसाद करा के जाएंगे और वाकई ब्रीफ केस लेके वापस चले जाएंगे। चले, ये तो आपने की है। मुर्तजा असलंगी साहब जो बात से गुफ्तगू की है, इस तरफ जरा आते हैं। एक तरफ जो मजहर अब्बास साहब और एनबीसी ने अपना जो तज्जिया दिया, हम जरा ये पीटीवी वाली चीज को आते हैं, फिर आपसे आगाज करता हूं मैं, फिर मजहर साहब और नासिर चुगताई साहब से इस चीज के ऊपर मैं तज्जिया लूंगा इसका, कि ये जो एकदम से टीवी लाइसेंस फीस जिसके ऊपर खान साहब की बातें, फिर वही बात माजी में कुछ और अब वो कुछ है, अब वो किससे जवाब तलब करेंगे? अब तो ये 35 से बढ़ के जो 100 रुपए हो रही है, और फिर खास तौर के ऊपर पीटीवी अगर वो नुकसान में भी है तो फिर उसका बोझ अवाम क्यों उठाए? देखें, ये तो खान साहब खुद बता सकते हैं ना कि वो चाहते क्या हैं। या तो वो चाहते हैं जो कि इलेक्शन से पहले वो फरमाते थे, वो तो आपने सुना दिया। अब बज़ाहिर तो 35 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। वो कोटा का जो होटल है उस पे चाय के एक प्याली की कीमत है, वो महीने में अगर आप एक प्याली पीते थे आप 3 प्याली पी लें तो वो 100 रुपए हो जाएगा। बात ये नहीं है। वैसे तो रुपए की भी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगर 22 करोड़ की आवाम है तो वो रुपए भी जो है वो करोड़ों बन जाते हैं। वैसे असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि आप उस 35 रुपए में क्या दे रहे थे, और जब 100 रुपए आप हमसे लेंगे तो उसके बदले में आप क्या देंगे। आपने वादा क्या किया था? आप जरा इलेक्शन का जो मंशूर है, मैनिफेस्टो है पीटीआई का, वो जरा खोल लें। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा था कि हम रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी को बीबीसी के खुतूत पर ले जाएंगे, इंडिपेंडेंट उसके बोर्ड होंगे। उसमें लिखा था कि पेमरा को हम आजाद कर देंगे। ठीक, क्या ये कुछ हुआ है? 2 साल तो गुजर गए हैं। तो असल बात यह है कि इस वक्त भी अगर कोई 7.5 अरब रुपए के करीब जमा होते हैं इनके लाइसेंस फी से, अब वो 21 अरब हो जाएंगे, तो वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? आपके कुछ 76% जो पैसे हैं वो जा रहे हैं तनख्वाहों में और पेंशन्स में। आपने कोई 4800 जो है वो मुलाजमीन रखे हुए हैं, 4000 आपके पेंशनर्स हैं। उनमें कितने लोग हैं जो कि इस अहल हैं कि वो आज की जो जदीद जो जरूरियात हैं ब्रॉडकास्टिंग की उसको पूरा कर सके? तो वो जो इस्लाहात जिसका आपने वादा किया था वो तो चले गए, अब आप सिर्फ लोगों की जेब काटने में लग गए हैं। सुलगी साहब, तो ये जो पीटीवी को बीबीसी की तर्ज पर या इन खतूत पर इस्तवार करने की बात है, क्या ये मुमकिन है? यानी कि कोई मुश्किल काम है? यानी रुकावट क्या है इसके अंदर? बनाया तो जा सकता है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, लेकिन उसको उस तर्ज पर, उस खतूत पर इस्तवार करने में कबाहतें क्या है, रुकावटें क्या है? क्यों नहीं हो सकता, या क्यों नहीं हो सका? ये रुकावटें तो खैर पीटीआई की सरकार खुद है, क्योंकि जब इनसे बात करें कि भाई ये क्यों नहीं कर रहे, आपने वादा किया था, वो करें। देखें जी, अभी हमारे पास ये इतना बड़ा नेटवर्क है, अपनी सरकार के प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसको अपने हाथ से क्यों जाने दें? यही वजह थी कि जो माजी की जो हुकूमतें थी उन्होंने भी जो वजारत इत्तलात और नशरियात का जो कंट्रोल था वो उन्होंने उससे नहीं निकाला। अभी पीटीवी का जो बोर्ड है उसके अंदर वो बोर्ड उसी खुतूत पे है जो कि परवेज मुशर्रफ ने बनाया था 2002 में, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के और आईएसपीआर के और पता नहीं कौन कौन से नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो उस बोर्ड की जो साख्त है, उसको, स्ट्रक्चर को ना पीपल्स पार्टी ने तब्दील किया, ना नून लीग ने तब्दील किया, ना पीटीआई ने तब्दील किया। तो वो उसी तरह से सारा काम जो है वो चल रहा है। तब्दीली जो है वो उस तरफ वो जाते नहीं है। जो वजारत इत्तलात और नशरियात का जो कंट्रोल है इन इदारों पर, वो खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा। आप बीबीसी के देखें ना, अगर आप 21 अरब भी जमा कर ले, लेकिन फिर जो अगर इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हों और जो प्रोग्रामिंग जो है वो किसी एक सरकारी जमात के लिए ना हो,
बल्कि कौम के लिए हो, वाकई नेशनल ब्रॉडकास्टर हो, तो उस पर कोई एतराज नहीं करेगा। सारी दुनिया में नेशनल ब्रॉडकास्टर्स पैसे जमा करते हैं, इंडिया में भी होता है, बर्तानिया में भी होता है, जर्मनी में भी होता है, साउथ कोरिया में भी होता है, लेकिन फिर वो किसी एक खास इदारे या जमात की वो नुमाइंदा नहीं होते, वो फिर वाकई प्रोफेशनल बोर्ड्स होते हैं। फिर उनकी क्वालिटी जो है प्रोग्रामिंग की और न्यूज की वो डिफरेंट होती है। बीबीसी जो है वो अपने जो मुल्क के अंदर ब्रॉडकास्ट करती है उस पर कोई इश्तिहार नहीं चलते, वो कोई मसनूआत नहीं बेचते। जब आप इस तरह से करते हैं तो फिर आप वो प्रोग्रामिंग का मयार भी वो तब्दील हो, फिर वो लोग भी उसी तरह के हों, वो बोर्ड भी उसी तरह के हों, वो आपने करना नहीं है। आपने वादा किया था कि आप 15 अरकान की काबीना बनाएंगे, अब आप 50 से ऊपर चले गए हैं। आपने वो डॉक्टर इशरत हुसैन को लगाया था कि जी इस्लाहात करेंगे, 2 साल गुजर गए, कोई इस्लाहात नहीं हुए, वो सिर्फ इस पे लगे हुए हैं कि किस तरह से गरीबों की पेंशन खत्म करें। तो जो आपने वादे किए थे उस तरफ आप जा नहीं रहे, आप सिर्फ लोगों को ब्लीड कर रहे हैं, लोगों को और गरीब बना रहे हैं। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है। अभी आपने एक और खांचा लगा दिया कि आप 35 से 100 रुपए लगा देंगे। अगर 100 रुपए के मुकाबले पे आप ये इनको वजारत इत्तलात और नशरियात के कंट्रोल से निकालें, इंडिपेंडेंट बोर्ड्स बनाएं, आप जो है वो पीटीवी को पैसे दे रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान को नहीं दे रहे, तो ये जो आपके तजादात हैं इनको खत्म करें तो फिर हमें कोई एतराज नहीं होगा। मजहर अब्बास साहब, जिस तरह से मुर्तज़ा असलंगी साहब ने बात की है, किसी भी हुकूमत को यकीनन ये सूट नहीं करेगा कि वो स्टेट टेलीविजन को, जो कि हमने देखा कि हुकूमतों का वो माउथ पीस ही रहा है, वो आप समझते हैं कि हम इस गवर्नमेंट से भी ये तवक्को रखें या ये रखना चाहिए कि अगर कोई दावा किया भी गया था माजी में तो ये मौजूदा हुकूमत उसको माउथ पीस नहीं बनाएगी बल्कि उसे एज एन इंडिपेंडेंट बोर्ड बना के और उस तर्ज के ऊपर ले जाएगी, क्योंकि तो किसी भी गवर्नमेंट को सूट कभी करेगा ही नहीं है। देखिए, मुर्तजा ने शुरू में मिसाल दी थी कि मैं 35 रुपए की चाय भी पीने को तैयार हूँ, मैं 50 रुपए की चाय पीने को भी तैयार हूँ, चाय अच्छी होनी चाहिए कि मुझे मजा आए कि वाकई चाय मैंने पी है, उससे मुझे जो है वो ताजगी मिले। यहाँ प्रॉब्लम यही है, यहाँ प्रॉब्लम 35 रुपए का नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम 100 रुपए का नहीं है, प्रॉब्लम ये कि उसके बदले में आप दे क्या रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में, और ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान में वजारत इत्तलात गलत इत्तलात देने का एक जरिया रही है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ डिस इंफॉर्मेशन रही है और ये कायम ही इसीलिए की गई थी। इसका जिम्मेदार कौन है वैसे मजहर अब्बास साहब? इसका जिम्मेदार जिस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बनी थी, और ये 50s में बनी थी, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने जिस तरह एडवर्टाइजमेंट्स को कंट्रोल किया, सीक्रेट फंड कायम किया गया, सीक्रेट फंड के जरिए सहाफ़ियों को ख़रीदा गया, कॉलम नवीसों को ख़रीदा गया, एडिटर्स को, इस तरीके से उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल ब्राइब का एक जरिया बनाया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो सीक्रेट फंड होता था, जो फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट में हामिद मीर और दीगर सहाफ़ियों ने जो केस किया था, उसके नतीजे में वो ख़त्म हुआ। उसमें होता ये था कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो था, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के पास उस लॉकर की चाबी हुआ करती थी। वो जब जाता था तो दूसरे सेक्रेटरी को हैंडओवर करके जाता था और मिनिस्टर्स का इसमें अमल दखल नहीं होता था। जो मिनिस्टर अगर काबिल मिनिस्टर्स होते थे वो अपने तय जो है चीज़ें कर लिया करते थे, लेकिन उसकी असल पावर जो है वो सेक्रेटरी के पास ही रहती थी। तो पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने चीज़ों को ख़राब किया, उसको कंट्रोल किया गया, और पीटीवी भी उसी तरीके से उसका हिस्सा बना, एपीबी भी उसका हिस्सा बना, रेडियो पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बना, नेशनल प्रेस ट्रस्ट के जरिए अखबारात को कंट्रोल किया गया, वो भी उसी का हिस्सा बने। और उस जमाने में जब 70 के बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई तो उस वक्त असलम अजहर साहब जो पीटीवी को कायम करने में जो बानी रहे हैं, वो जब वापस आए तो उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा से ये कहा कि देखें, अगर आपने, ये 88 की बात कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप पीटीवी को भले आज़ाद ना करें लेकिन उसका एक गैर जानिबदार आज़ाद खुद मुख्तार बोर्ड बना दें और उसको एडिटोरियल इंडिपेंडेंस दे दें। जिस तरह बीबीसी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला उस वक्त असलम अजहर साहब ने पेश किया था। सर तो ये क्या आप इसको सर ये हो, यानी सवाल ये कि ये हो क्यों नहीं सका। मैं अगर यही बात अगर नाजिर बेग चुफराई साहब, आप
फरीद, बुनियादी बात बता दूं कि क्यों नहीं हो सका। इसलिए कि हमको तारीफ अच्छी लगती है, हमको वो लोग, वो मुशीर अच्छे लगते हैं कि जो मेरी तारीफ करें। टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन का नाम था, वो स्टेट टेलीविजन हो गया, उसमें आप तारीफी कलमात अदा करते रहें तो आप रहे। एक जमाने में असलम साहब के पास आए थे, एक बिल्कुल आखिरी बात, असलम अगर साहब के पास ने एक दिन पूछा डायरेक्टर न्यूज से कि भाई आज के खबरनामे में ऑपोजिशन की कवरेज क्यों नहीं है, तो उसने सिंपल सा जवाब दिया कि सर वो तो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन की कवरेज कहाँ। ठीक है, नाज़िर चुगताई साहब, आपके कमेंट सर इस चीज के ऊपर जो बात सुलंगी साहब ने, मजहर अब्बास साहब ने बात की है कि 100 रुपए देने के बाद हमें क्या वो सब कुछ मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट टेलीविजन से हमें मिलना चाहिए? नहीं, वो नहीं मिल पाएगा आपको। देखिए, बात माइंडसेट की है, बात जहनियत की है। मतलब माइंडसेट एक अजीब सा लफ्ज है, जहनियत की बात है। तर्जुमा बहुत अच्छा है इसका, ये कि आपकी जहनियत, जबकि मजहब ने कहा कि तारीफ सुनने की है। हमारे जागीरदार, हमारे वडेरे, हमारे जमींदार, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे अफसर मीरासी रखते हैं अपने पास, जो उनका जाली शजरा बताते हैं कि आपका ताल्लुक फलां से जाकर उसके बाद आपका ताल्लुक मिलता है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश से या बाबर से या चंगेज खान से या अरबों में फलां से, और आप तो हसनी हुसैनी है। और ये शिजरे जाली होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये जाली शिजरे टीवी पे चलते हैं, रेडियो पे चलते हैं। मैं एक गैर मुल्की रेडियो सुन रहा था, उसने ये डिस्क्लेमर दिया कि अभी हम आपको एक इदारिया सुना रहे हैं, ये इदारिया हुकूमत अमेरिका की दफ्तर खारजा ने लिखकर हमको भेजा है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये तस्वीर था, उनका काम भी हो गया, उनका इदारिया भी आ गया, उनकी इंडिपेंडेंस भी रही। अच्छा, एक और बात तो हम आपको सब गवाह होंगे इस बात के, सब जानते हैं कि एक दौर था कि जब बहुत मुजाहरे होते थे पाकिस्तान में, हिज़्ब इख्तिलाफ बहुत ज्यादा एक्टिव थी, तो ज़ियाउल हक ने हरकत ये की कि अखबारों के इश्तहार बढ़ा दिए। मैं जिस अखबार में काम करता था वहां मुझे एक दिन मालूम हुआ कि मेरे पास सिर्फ हेडलाइन की जगह है और क्वार्टर पेज का स्पेस है, बाकी थर्ड जो क्वार्टर है वो इश्तहारों का है, और इश्तहार भी गारंटेड इश्तहार कि आपको इसके इतने पैसे और मतलब 200% एक्स्ट्रा वो मिलेंगे। तो खैर हमने झगड़ा वगड़ा किया, हटवाया वो किया, तो एक तरीक़ाकार ये था, और ये अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई बेहतरी की उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही है कि चाहे वो टीवी लाइसेंस की फीस में इजाफा हो या दीगर मामला। तो शॉर्ट कमेंट दीजिएगा सर, वेरी लास्ट कमेंट में सबसे लेके फिर वाइंड अप करता हूं मैं। देखिए, जो इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कहा था, उस पर अमल कर दे, मसला हो जाएगा। मजहर अब्बास साहब, वेरी लास्ट इन फ्यू 2 to 3 सेकंड सर। नहीं, बिल्कुल एक लफ्ज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को आप एबॉलिश करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी मिनिस्ट्रीज के स्पोक्समैन होते हैं, सारे प्राइम मिनिस्टर की अपनी टीम होती है, प्रेसिडेंट की अपनी टीम होती है, मिनिस्टर की अपनी टीम होती है। हमें वजारत इत्तलात की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने करप्शन मीडिया से ख़त्म करनी है तो उसका सबसे बड़ी सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन रही है। मुर्तज़ा असलंगी साहब, वेरी लास्ट कमेंट सर, विद इन फ्यू वर्ड्स सर। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इमरान खान ने अगर अब तक नहीं किया तो ये तो उनको पता है कि उनकी हुकूमत हमेशा नहीं रहेगी। बाकी जो वक्त रह गया है, अगर वो अपने वादे की तकमील करें तो ये उनके अपने फायदे में होगी जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में होंगे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा असलंगी साहब। मजहर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नासिर बेग चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।